हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था बच्चों कि दो पार्ट्स है इस चैप्टर में। एक तो है सबसे पहला पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज लिविंग। हालांकि वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, मैं तब भी पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि व्हाट इज लिविंग, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो बच्चों। बायोलॉजी मतलब बायो प्लस लॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आपको कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने देखा था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग के, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके बाद सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, और लास्ट में हमने कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिनमें से कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं थे, और लास्ट के आपके मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जो कि एक्सक्लूसिव लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो कि आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर थे। तो कम से कम आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अब हो चुकी होगी कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको ये पता है कि व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड, जिसका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोलॉजी में कोई भी टर्म है उसको तोड़ो। बायोलॉजी में क्या, फिजिक्स में ले लो, आप केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको तोड़ के उसका मीनिंग निकलता है और वहां से वो पूरी चीज समझ आ जाती है कि इसका क्या मतलब है। तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में विभिन्नता। ठीक है, अब इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो, आपका जो बायोस्फीयर है बच्चों, आपको जो बायोस्फीयर है, आपकी जो अर्थ है, उस पे कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर प्लस उसकी टाइप्स। तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उसकी टाइप प्रेजेंट ऑन दिस बायोस्फीयर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है बच्चों कि नंबर, कितने नंबर में कितने नंबर में कितने, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके नंबर कितनी है और टाइप्स कितनी है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की बात करें ना, डाइवर्सिटी की बात करें हम, तो डाइवर्सिटी जो है बच्चों, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया बच्चों? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे जो साइंटिस्ट हैं बच्चों, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कितनी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, डिस्क्राइब किया है, उसकी नंबर कितनी है? द नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि डिस्क्राइब हो चुकी है हमारे साइंटिस्ट द्वारा, रिसर्चर्स द्वारा, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इतनी स्पीशीज हमारे पास डिस्क्राइब हो चुकी हैं। ठीक है, तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि नोन है और डिस्क्राइब हो चुकी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस पूरे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है, इसको हम पढ़ते हैं, एक टर्म है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। क्या नाम है बच्चों? टैक्सोनॉमी। टैक्सो, टैक्सा मतलब कैटेगरी, नॉमी मतलब लॉ, नॉमी, टैक्सा नॉमी, नॉमी मतलब अरेंजमेंट, किसी चीज का लॉ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। ठीक है, नॉमस होता है लॉ, ठीक है, लॉ, और इसको बोलते हैं कैटेगरी या अरेंजमेंट, कैटेगरी या फिर अरेंजमेंट, कैटेगरी या फिर अरेंजमेंट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को, यानी कि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी को एक रूल्स के अकॉर्डिंग उनको क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं, उनको एक कैटेगरी दे रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। उसको हम बोलते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी, यानी कि लॉ के, किसी लॉ के अकॉर्डिंग, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी चीज को कैटेगराइज करना, उसको बोलते हैं बच्चों हम टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने आपको किसी जंगल में भेजा, आप साइंटिस्ट हो, किसी जंगल में चले गए, आपको एक अननोन प्लांट मिला जिसको आज तक आपने ना कभी उसको स्टडी करा है, ना उसको कभी देखा है। ठीक है, वो बिल्कुल नया है, वो डिस्क्राइब भी नहीं हुआ आज तक। तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे? जाओगे, उसको देखोगे, उसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे। मॉर्फोलॉजी मतलब
उसकी अपीयरेंस, ठीक है, वो दिखता कैसा है, उसके लीव्स कैसे, मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आप क्या करोगे, कैरेक्टराइज करोगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक अनआइडेंटिफाइड प्लांट है, आप उसके सामने चले गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कैरेक्टराइज करोगे, इसमें ये फलाना चीज़ ऐसी है, फलानी चीज़ ऐसी है, तो उसको करेक्टरिस्टिक दोगे उसके बाहरी अपीयरेंस के बेसिस पे, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको क्या करोगे, आप कैरेक्टराइज करोगे, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन के बाद बच्चों उसको क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई, मतलब कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपको पता है क्या ये उससे मैच करता है, यानी कि इसकी पहले से कोई कैटेगरी बनी हुई है जिसमें हम इसको पुट कर दें, अगर है तो उसको करेक्टराइज करके आइडेंटिफाई करके उसको क्लासीफाई कर देंगे, नहीं तो फिर वो एक नई स्पीशीज होगी, या उसको फिर नए तरीके से आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, नामकरण करेंगे, उसको नाम देंगे, उसके नाम जो मतलब साइंटिफिक नेम्स होंगे वो उसको प्रोवाइड करेंगे, साइंटिफिक नेम उसको देंगे, और साइंटिफिक नेम्स के भी क्या होते हैं बच्चों, रूल्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़े टैक्सोनॉमी, हम कर रहे हैं अरेंजमेंट किसी चीज़ का, किसी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, किसी लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम सबसे पहले प्लांट के पास गए, हमने उस प्लांट को कर दिया कैरेक्टराइज और आइडेंटिफाई। उसके बाद हमने क्या करा, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम दे दिया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोवाइड कर दी। अगर उसकी कोई कैटेगरी से मैच कर रहा है वो उसमें पुट कर देंगे, नहीं कर रहा तो उसकी एक डिफरेंट कैटेगरी बन जाएगी अलग तरीके से। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था, यानी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सारा का सारा क्या है, टैक्सोनॉमी। समझ आई, टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी बच्चों, इट इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम स्टडी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फिर उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन या फिर कैरेक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों। तो कैरेक्टराइजेशन कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, क्लासिफाई कर लो, नॉमेनक्लेट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ में लिख लेता हूँ क्या करना है, ये तो पूरे पैटर्न में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन बोल दो इसको, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब तो सिस्टमैटिक्स भी आया, नहीं हुआ सिस्टमैटिक्स आया, तो हम अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं, सेल की पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, उसकी एनाटॉमी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद उसको करेंगे नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में उसको कर देंगे बच्चों हम क्लासीफाई, यानी कि क्लासिफिकेशन। ये सारा का सारा किस में आ गया, टैक्सोनॉमी के अंदर। एक टर्म होती है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स, लैटिन में सिस्टमा, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं हम, कि जैसे कोई स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई करी तो उसका किसी के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है क्या, उसके कोई पूर्वज हैं, किसी से कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक है कुछ, तो वो सारा का सारा हम किसमें स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक मतलब किसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, डील्स विद द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर जो ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, उनके आपस में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, वो हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फिर एक बुक थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये रिटन की थी लीनियस ने, इसने लीनियस ने। सिस्टेमा नेचुरी इज द बुक रिटन बाय लीनियस, ये याद रखना, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वाज रिटन बाय लीनियस, ठीक है। इसमें इसने जिक्र किया था सिस्टमैटिक्स का, ठीक है। उसके बाद तो बच्चों बात कर रहे थे हम टैक्सोनॉमी की, जिसमें कि हमने कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें क्या इतनी पड़ी है कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो हमें मतलब बड़ा मतलब दिक्कत होगी कि भाई क्लासिफाई करना ही करना है, आइडेंटिफाई करना ही करना है। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों आया, कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं, इसको अरेंज क्यों कर रहे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर क्यों कर रहे हैं, इसको कैरेक्टराइज क्यों कर रहे हैं हम। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो इसकी नीड इसलिए होती है क्योंकि देखो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। तो वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज आर प्रेजेंट है, तो 1.7 to 1.8
8 मिलियन है जो कि डिस्क्राइब हो चुकी है, तो मिलियंस में है, तो जो आइडेंटिफाई हुई नहीं है वो कितनी होंगी। सबसे पहली बात जो दिक्कत है कि हमारे आसपास वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी उनकी फॉर्म्स में, उनके स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर है। तो क्या है कि डाइवर्सिटी इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर, है कि नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द इंडिविजुअल बेसिस और सेपरेटली। तो अगर हम 1.7 टू 1.8 मिलियन को एक एक करके मतलब स्टडी करने लग जाएंगे तो 5 जन्म लग जाएंगे, तो तब भी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये ग्रुप है भाई, इसमें 100 मिलियन बंदे हैं, वो सारे ये करेक्टर बिहेव करते हैं, मतलब उनका करेक्टराइजेशन कर दिया कि भाई ये वाला ग्रुप, जैसे होमोसेपियंस है वो एक जैसे हैं सारे, है ना। अब सारी ह्यूमन बीइंग को एक एक करके थोड़ी पढ़ेंगे, चलो हम तो एक स्पीशीज है, लेकिन हमसे जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है वो भी थोड़ा हमसे करेक्टर उनके मैच होंगे ना, तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस और सेपरेटली फॉर द ईज ऑफ स्टडिंग। तो स्टडी ईज हो जाए, रैंक्स एंड कैटेगरीज, जो कैटेगरीज हमने उनको प्रोवाइड करी है, तो फॉर द ईज ऑफ स्टडिंग रैंक्स एंड कैटेगरीज आर क्रिएटेड टू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या करते हैं, स्टडी को ईजी करने के लिए, ताकि हम रिसर्च में हमें एनवायरमेंटल, मतलब देखो कई सारी स्पीशीज होती हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज लुप्त होने की कगार पे है। हर एक स्पीशीज का रोल है किसके अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। कोई भी स्पीशीज चाहे वो ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन रोल हर एक चीज़ का है। जैसे राइबोट पॉपर हाइपोथेसिस थी ना, उसमें ये बोला गया था कि कुछ जैसे कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जो कि इकोसिस्टम के मतलब अपने कंधों पे चलाती हैं। जैसे अगर मान लो आपने जंगल में शेर को, सारे शेर हटा दिए, तो क्या हो जाएगा, जंगल का डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो शेर हटा दोगे तो जो शेर जिनको खाता है, डियर हो गए, रैबिट हो गए, है ना, वो उनकी नंबर बढ़ जाएगी और वो गंदे तरीके से घास चरेंगे, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो इकोसिस्टम में इनबैलेंस आ जाता है, ठीक है। अब मान लो उसी जगह पे मैं चींटियों को मार दूँ, बहुत सारी चींटी की स्पीशीज को मार दूँ, मतलब पहले तो मतलब स्टार्टिंग में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद हमें उस चीज़ का अभाव होने लगेगा कि चींटियों की इतनी सारी स्पीशीज हमने मार दी हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इकोसिस्टम पे। इसको रिलेट किया, इस चीज़ को रिलेट किया रायबोट ने किसके साथ, एरोप्लेन के साथ। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन में जाते हो तो एक एक रायबोट उठा के लेके जाते हो, तो एरोप्लेन पे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सीट मतलब जैसे आपने सीट के रायबोट हटा लिए तो एरोप्लेन तब भी मतलब सर्वाइव करेगा, लेकिन अगर आपने एरोप्लेन के पंखों में से रायबोट निकाल दिए तो एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। तो वो जो पंखों वाला जो रायबोट है वो कौन है, शेर है, और जो सीट वाला रायबोट है वो कौन है, चींटियां हैं। हालांकि एरोप्लेन को उससे डैमेज हो रहा है, लेकिन वो उतना नहीं होगा, लेकिन लंबे समय के बाद होने तो लगेगा ना। अब हर बार आप जाके सीट का वो निकाल के लाओगे, उसका मास भी कम होगा, बहुत सारी फिजिक्स लगेगी फिर वहाँ पे, तो इम्बैलेंस हो सकता है ना, मतलब उसके अंदर टर्बुलेंस आ सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब तो हर एक, कहने का मतलब सब छोड़ो, बात इतनी सी है कि हर एक स्पीशीज का अपने एक अहमियत है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमें उसको क्या करना है, सारी स्पीशीज को स्टडी करना है। अब हम एक एक करके स्टडी तो कर नहीं सकते, तो हमने क्या कर ली, कैटेगरीज क्रिएट कर ली, जिससे कि हम क्या करें, उनको इजीली स्टडी कर सकें और हमें रिसर्च में हेल्प मिले और हम आगे ह्यूमन काइंड को आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे, फॉर द ईज ऑफ स्टडिंग रैंक्स एंड कैटेगरीज आर क्रिएटेड टू प्लेस द ऑर्गेनिजम्स। फ्यू अदर नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कुछ क्लासिफिकेशन इस प्रकार के होते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि एक स्पीशीज, जैसे मैंने सिस्टमैटिक्स में क्या बताया, सिस्टमैटिक्स में हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो हमें ये भी पढ़ना है कि बहुत सारी स्पीशीज हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, ये ओरिजिनेट कैसे हुई, कौन किससे ओरिजिनेट हुआ, क्या इंटरलिंक है इनमें, कौन किसका क्लोजली रिलेटेड है, कौन सी स्पीशीज किसके क्लोजली रिलेटेड है, ये सारी हमें स्टडी भी करनी होती है। तो इसलिए भी क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो एक बार बच्चों रिवाइज कर लेते हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम क्यों इतना माथा मार रहे हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले बच्चों बात ऐसी थी कि वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर प्रेजेंट,
तो उनकी डाइवर्सिटी, उनकी फॉर्म्स में, उनकी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है उनके अंदर। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के स्टडी करें, जन्मों लग जाएंगे तभी कुछ नहीं होगा। फॉर द ईज ऑफ स्टडिंग रैंक्स एंड कैटेगरीज हमने प्रोवाइड कर दी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। जब मन क्या कैटेगरी उठा ली, उसके सारे सेम होंगे ऑलमोस्ट। और फ्यू अदर नीड्स है, जैसे कि हमें क्या करना है, एवोल्यूशन देखना है कि कौन सी स्पीशीज किसका पूर्वज है, कौन किसका बच्चा है, वो सब चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है। यानी कि हमें डिफरेंट स्पीशीज के बीच इंटरलिंक फाइंड करना है, तो इसलिए भी हमें क्लासिफिकेशन की बच्चों ज़रूरत पड़ती है। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो या लिखना है तो लिख लो। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी की बच्चों बात करी थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि टैक्सोनॉमी होती है आपकी क्या, अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द ग्रीक टर्म है ये टैक्सोनॉमी। किसने की थी? एपी डी कंडोले ने। थ्योरेटिकल पार्ट है। लीनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये इसमें याद रखना, जो लीनियस है बच्चों, लीनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का फादर कौन है? लीनियस, ठीक है। यानी कि जो अरेंजमेंट को ऑफिशियली स्टार्ट किया था वो किसने किया था भाई? कार्ल्स लीनियस ने, ठीक है, कार्ल्स लीनियस। तो ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि किससे डील करती है? क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में फिर सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड फिर क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल एलिमेंट हमने बात करी ली थी पिछले स्लाइड में, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर और लास्ट में क्लासिफिकेशन। ये सारा हम क्या करते हैं? फंडामेंटल कवर करते हैं। किसके अंदर बच्चों? टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? दिस इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने कैरेक्टराइजेशन में क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन में जो हमें पता है और जो हमें नया मिला है उसके साथ हमने उसको मैच करना है कि वो भी ऐसा दिखता था, वो भी वैसा दिखता था, तो उसको फिर क्लासीफाई कर देंगे उसी की कैटेगरी में। नहीं तो फिर अगर नहीं मिल रहा किसी से तो नई कैटेगरी बन जाएगी, नई कैटेगरी ईजाद हो जाएगी। तो कैरेक्टराइजेशन में बच्चों क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे उसको हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइज करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल रूल्स। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, दो संस्थाएं तो बहुत हैं, पर हमारे सिलेबस में है जो ICZN एंड ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। तो जो एनिमल्स के नाम है वो ICZN देता है और ICBN क्या करता है? प्लांट्स के नाम देता है। उसके कुछ रूल है। अब नाम देने की क्या जरूरत पड़ेगी? नाम देना भी जरूरी है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि नोमेनक्लेचर करना इसलिए जरूरी है, साइंटिफिक नेम इसलिए देना जरूरी है क्योंकि साइंटिस्टों ने सोचा कि आम तो USA में भी है, इंडिया में भी है, बहुत सारी कंट्रीज में होगा अलग अलग, हमें क्या पता किस किस में, पर इंडिया में तो हर जगह है। तो कहीं आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। कहीं आम को क्या बोलते हैं? अम्बी। कहीं आम को क्या बोलते हैं? अम्ब लेने, ऐसे बोलते हैं। तो आम के बहुत सारे नाम हैं, यानी कि बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। अब अंग्रेज को जाके बोलोगे आम खाना है, उसको क्या पता लगेगा भाई मैंगो की बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ये दिक्कत है कि क्यों ना हर एक स्पीशीज या हर एक जो बायोडाइवर्सिटी में हर एक स्पीशीज है उसका एक नाम हो। जैसे हमारा नाम क्या है साइंटिफिक, हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। ऐसे ही नाम, अब नाम देना है तो उसके पीछे रूल्स भी तो होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि नाम की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो बच्चा क्या था कि कॉमन नेम्स थे, हर एक लोकल नाम था हर चीज़ का। तो स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी, कोई कुछ बोल रहा अपनी भाषा में, सबके अपने अपने नाम है, ठीक है। तो वो दिक्कत हो रही थी कि यूनिवर्सली एक स्पीशीज एक नाम से जानी जाए ताकि पूरे बायोस्फीयर पे हमें पता हो कि हम मैंगो की बात कर रहे हैं, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाइना, USA, रशिया, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, तो मैंगो का यूनिवर्सल नाम एक ही है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम एक ही है जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। कितना ईजी हो गया साइंटिस्टों के लिए रिसर्च स्टडी करना है कि भाई पाकिस्तान चला गया मैंजीफेरा इंडिका देखना है, ठीक है, दिल्ली चला गया मैंजीफेरा इंडिका देखना है। तो इसलिए कॉमन नेम की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक चीज़ के लोकली बहुत सारे नाम थे, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी डायलैक्ट्स में बहुत सारे नाम थे। साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ही नाम हो ताकि क्लासीफाई करने में ईजी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी डिस्क्राइब ही नहीं हुई थी, जो कि जस्ट आइडेंटिफाई करी साइंटिस्टों ने, जिनका लोकल नाम तो है ही नहीं, लोकल नाम है ही नहीं उनका। तो जब लोकल नाम है ही नहीं तो उनको कोई नाम तो देना पड़ेगा।
तो वो नाम दिया उनको, अगर प्लांट है तो ICBN है और एनिमल तो ICZN है। तो ये नीड थी बच्चों नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि कॉमन नेम बहुत सारे थे और कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनका कोई नाम ही नहीं था, तो उनका नया नाम दिया, वो उसका साइंटिफिक नेम हो गया। उसके पीछे कुछ रूल है, ठीक है। तो सेकंड चीज है नॉमेनक्लेचर और थर्ड चीज है हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किसी चीज को हमने क्या कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना, इज नोन एज क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी थी ना बच्चों, पहले जो पुराने जमाने में जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्ट किया ये, वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या करते थे, इजीली मॉर्फोलॉजिकल, उनकी बाहरी अपीयरेंस, ठीक है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उनको क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। अब जो मॉडर्न न्यू टैक्सोनॉमी, न्यू सिस्टमैटिक्स आया जो, उसमें सब कुछ देखते हैं, सेल की स्ट्रक्चर वो कैसा दिखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है, फिर उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, मतलब हर चीज़ देखते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में, ठीक है, मतलब न्यू टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं उसको आप। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी इजीली ऑब्जर्वेबल के बेसिस पे था। न्यू टैक्सोनॉमी जो है उसमें सब कुछ आ गया, उसमें सेल की स्ट्रक्चर भी आ गई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एवोल्यूशनरी, फाइलोजेनी, ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी, सब कुछ कवर हो जाता है नई वाली सिस्टमैटिक में, ताकि हम और एक्यूरेट हो जाएं, और प्रिसाइज हो जाएं, ठीक है, और सत्य के करीब पहुंचे, ठीक है, सत्य क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी की बात। तो बच्चों ये हमने आज की क्लास में पढ़ा, हमने बेसिक कवर किया इसका। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस बायोस्फीयर या अर्थ 1.7 to 1.8 मिलियन। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी देखी। टैक्सोनॉमी सबसे पहले हमने देखा नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों है, नहीं, टैक्सोनॉमी में 4 चीजें देखी हमने, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जिक्र हुआ तो भाई क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, उसके भी हमने पॉइंट्स कवर किए, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर की क्यों जरूरत पड़ी, कॉमन नेम्स की वजह से, या जिन जो अनआइडेंटिफाई थे, जिनका कुछ नाम ही नहीं था, इसलिए, और कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो रूल्स, जो साइंटिफिक नेम देने के लिए जो रूल्स होते हैं, ICZN ने और ICBN ने जो रूल्स दिए, वो हम रूल कवर करेंगे कि किसी चीज को अगर हमने, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंटिस्ट हो तो आपने कोई चीज नहीं आइडेंटिफाई कर ली, अब उसको आपने नॉमेनक्लेट करके क्लासीफाई करना है, तो उसको नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, उसके पीछे कुछ रूल्स हैं, साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स दिए हैं, हवा में किसी का भी नाम ऐसे नहीं होता, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नोबल करियर क्लासेस, और हमारी ऐप भी है नोबल करियर क्लासेस के नाम से, उस पर एक्सक्लूसिव कंटेंट सारा आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, वो सारा कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।